हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लिमिट पे एक क्लास कर चुके हैं और आज सेकेंड क्लास लेक्चर 2। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि टर्म दो प्रकार के होते हैं, डिटर्मिनेट टर्म और इनडिटर्मिनेट टर्म। डिटर्मिनेट टर्म क्या? जिसके पास एग्जैक्ट वैल्यू हो, जिसे प्रॉपर टर्म भी कहते हैं। जितने भी रेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स हैं ये प्रॉपर टर्म है। सारे रेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स प्रॉपर टर्म है। या जिनके पास एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, अप्रोचिंग में वैल्यू हो, ऐसे टर्म को इम्प्रॉपर टर्म कहते हैं। ये दोनों ही डिटर्मिनेट टर्म कहलाते हैं। तो डिटर्मिनेट टर्म क्या? जिसके पास एग्जैक्ट वैल्यू हो या एग्जैक्ट वैल्यू ना हो तो कम से कम अप्रोचिंग वैल्यू हो, ऐसे टर्म डिटर्मिनेट टर्म कहलाते हैं। जैसे कि 2 प्लस के पास या 0 प्लस के पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप ये नहीं बता सकते कि 0, बस इतना ही कह सकते कि 0 प्लस 0 के जस्ट बाद वाली संख्या है। यह एक इमेजिनेशन है कि हाँ, कोई ना कोई संख्या तो 0 के जस्ट बाद होती होगी। 0 के जस्ट बाद 1 ही तो नहीं आ जाता होगा एक ही बार। 0 के जस्ट बाद 0.1 ही तो नहीं आ जाता होगा, बल्कि कोई ना कोई संख्या 0 से बेहद करीब होती होगी। यह एक कल्पना हुआ, यह एक इमेजिनेशन हुआ। और इस इमेजिनेशन के लिए सिंबल है 0 प्लस। यानी 0 प्लस क्या? 0.00, जितना 0 डालते जाइएगा डेसिमल के बाद वो उतना ही छोटा होते जाएगा। आप ये कह नहीं सकते कि कितना 0 डालना होगा 0 से वेरी क्लोज होने के लिए। इसलिए इसके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि हाँ कितना 0 डालना होगा। तो 0 प्लस अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट साइड। उसी प्रकार 0 के लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड से वेरी वेरी क्लोज है, उसके लिए सिंबल है 0 माइनस। 0 माइनस क्या हुआ? 0 माइनस वो 0 प्लस का निगेटिव साइड, यानी निगेटिव ऑफ 0 प्लस, यानी निगेटिव ऑफ 0.00। तो इसके लिए भी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए 2 प्लस क्या है? 2 में ही 0 प्लस डाल दीजिए, यानी ये 0 प्लस को 2 में जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा? 2.00। कह नहीं सकते कितना 0 डालना होगा डेसिमल के बाद। यह एक इमेजिनेशन है कि आखिर 2 के जस्ट बाद कोई न कोई संख्या तो होती होगी। उसी के लिए सिंबल है 2 प्लस। 2 के जस्ट पहले कोई न कोई संख्या होती होगी, उसी के लिए सिंबल है 2 माइनस। ये बातें पिछले क्लास में भी हो चुकी है, जस्ट थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। और इन्फिनिटी क्या है? लार्जेस्ट रियल नंबर। यह सब इमेजिनेशन है। आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि कितना 1000 करोड़ इकट्ठा हो जाए एक इन्फिनिटी की रचना करेगा। एक इन्फिनिटी में कितना 1000 करोड़, कितना 1000 करोड़ मिलकर इन्फिनिटी बनाएगा, आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो इन सभी के पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इन सभी के पास अप्रोचिंग वैल्यू है कि 7 प्लस अप्रोचेज 7 फ्रॉम राइट साइड और 7 माइनस अप्रोचेज 7 फ्रॉम लेफ्ट साइड, etc। तो ये जितने भी प्रॉपर टर्म या इम्प्रॉपर टर्म है, प्रॉपर टर्म जिनके पास एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, जितने भी रेशनल या इरेशनल नंबर्स हैं वे प्रॉपर टर्म है। या इम्प्रॉपर टर्म जिसके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, बस अप्रोचिंग वैल्यू है। जैसे कि 2 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 0 माइनस √2 प्लस √2 माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, etc। तो जितने भी इम्प्रॉपर टर्म है या प्रॉपर टर्म है, ये डिटर्मिनेट टर्म कहलाते हैं। तो फिर इनडिटर्मिनेट टर्म, इनडिटर्मिनेट टर्म है जिनके पास ना तो एग्जैक्ट वैल्यू है और ना ही अप्रोचिंग वैल्यू है। मतलब एग्जैक्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप अप्रोचिंग में भी नहीं कह सकते कि 0/0 किसको अप्रोच करता है। जैसे आप कहते हैं ना कि हाँ 7 माइनस अप्रोचेज 7 फ्रॉम राइट साइड, 7 प्लस, जैसे क्या कहते हैं कि 7 माइनस जो है 7 को फ्रॉम लेफ्ट साइड अप्रोच करता है, 7 प्लस 7 को फ्रॉम राइट साइड अप्रोच करता है। इतना तो हम 7 प्लस या 7 माइनस के बारे में कहते हैं। भले 7 प्लस या 7 माइनस इम्प्रॉपर टर्म है, इनके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन इतना तो कह पाते हैं कि 7 प्लस 7 को अप्रोच करता है फ्रॉम राइट साइड, 7 माइनस 7 अप्रोच करता है फ्रॉम लेफ्ट साइड। 0/0 के बारे में ये भी नहीं कह सकते। क्या हम कह सकते हैं 0/0 7 को अप्रोच करता है कि 9 को अप्रोच करता है कि 11 को अप्रोच करता है? जैसे इन्फिनिटी के बारे में ये कह सकते हैं कि लार्जेस्ट रियल नंबर, लेकिन 0/0 के बारे में ये भी नहीं कह सकते कि लार्जेस्ट रियल नंबर है। तो जिसके बारे में अप्रोचिंग, जिसका हम अप्रोचिंग वैल्यू भी नहीं बता सकें,
ऐसे टर्म इनडिटर्मिनेट टर्म कहलाते हैं। तो हम ये बाद में चर्चा करेंगे कि 0/0 या 0 टू द पावर 0 क्यों इनडिटर्मिनेट टर्म हो गए, कोई टर्म कैसे इनडिटर्मिनेट हो जाता है। अगर मैं इनडिटर्मिनेट टर्म का एग्जांपल्स ढेर सारा देना हो तो किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले पिछले क्लास की एक बात, पिछले क्लास में एक सेंटेंस की चर्चा हुई थी कि अक्सर आप किताब में पढ़ते हैं कि देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट टर्म्स, और ये सातों लिखा रहता है क्या, 0/0, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0। तो मेरा सवाल था कि क्या आप इससे सहमत हैं। तो आज इस बात पे डिस्कशन करेंगे और दो मुद्दे पे पहले बात होगी। पहला ये 7, ये 7 से लगता है लिखा हुआ है देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट टर्म्स, तो लगता है कि कुल मिलाकर के 7 इनडिटर्मिनेट टर्म्स ही होते हैं, मतलब इनडिटर्मिनेट टर्म्स की कुल गिनती 7 है। इस 7 से तो ऐसा ही महसूस होता है। तो पहले इसकी चर्चा करेंगे कि इनडिटर्मिनेट टर्म्स की कुल गिनती 7 ही है या उससे ज्यादा कम है। दूसरा ये चर्चा करेंगे कि यहां जो 7 इनडिटर्मिनेट टर्म का जिक्र हुआ है, क्या ये सातों वाकई इनडिटर्मिनेट हैं या इनमें से कोई डिटर्मिनेट है, या और क्या बात हो सकती है इस जगह। तो दोनों पे बारी बारी से, पहले इस टॉपिक पे कि 7 इनडिटर्मिनेट टर्म्स, अर्थात इनडिटर्मिनेट टर्म्स की कुल गिनती 7 ही है या ज्यादा कम है, पहले इस पे बात कर ले। फिर ये पहचानेंगे कि ये जो टर्म्स बताए गए हैं क्या ये सातों इनडिटर्मिनेट हैं या इनमें से कुछ डिटर्मिनेट हैं, 1 बाय 1। चलिए पहले इसकी बात करें। तो जैसे हम एक एग्जांपल आपको देना पसंद करेंगे, आप पहले ये हमें बताइए कि 1/0 क्या है। पहले आप सोच लीजिए 1/0 क्या आप सोचते हैं। अगर आपने कभी ये पढ़ लिया है कि 1/0 इन्फिनिटी है तो हम कहेंगे ये गलत है, 1/0 को इन्फिनिटी लिखना गलत है। तो फिर क्या बात है, बात यह है कि जैसे मान लीजिए 1/0.1 कितना हो जाएगा 10, 1/0.00001 कितना है 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5। हम जितना ही डिनोमिनेटर को जितना ही छोटा करते जाएंगे वैल्यू उतना ही बड़ा होते जाएगा। आप और भी छोटा कर लीजिए 1/0.00001, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 टू द पावर 13 एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर को जितना ही छोटा करते जाइएगा ये वैल्यू उतना ही बड़ा होते जाएगा। ये 1 पर 13 जीरो उतना ही बड़ा होते जाएगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर को बहुत बहुत छोटा कर दें और इन्फिनाइटली मेनी जीरो डाल दें, कितना जीरो गिनती में इन्फिनाइटली मेनी जीरो डाल दें, तो फिर ये भी 10 टू द पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 इन्फिनाइट टाइम्स, और क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। ये क्या अप्रोच करेगा इन्फिनिटी। इसके लिए हम लोग क्या सिंबल देते हैं 0.0000, ये क्या है वेरी वेरी स्मॉल के लिए क्या सिंबल लिखे थे 0 प्लस, यानी 1/0 प्लस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो क्या निष्कर्ष निकला कि 1/0 प्लस आ गया इन्फिनिटी। चलिए यहां तक हम लोग सीखे। अब अगर इसका हम निगेटिव ले लें, ये जो 1/0 प्लस है इसका हम अगर निगेटिव ले लें तो उधर भी रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। ये जो 0 प्लस का निगेटिव है, 0 प्लस का निगेटिव के लिए क्या सिंबल है 0 माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी। तो किस तरह से 1/0 प्लस इन्फिनिटी हो गया, क्यों, क्योंकि इसके लिए सिंबल ही 0 प्लस है। 0 प्लस इसी के बदले सिंबल सीखे थे हम,
निगेटिव ले लिए तो उधर भी निगेटिव हो गया। तो होना भी चाहिए कि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, अब पॉजिटिव बाय निगेटिव निगेटिव। ये सेंटेंस सही है, ये भी बिल्कुल सही है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर निगेटिव हो गया। लेकिन पॉजिटिव और साइनलेस, ये तो साइनलेस है। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव, ये पॉजिटिव बटे साइनलेस के लिए कोई यूनिक डिसीजन पे नहीं आ पाएंगे कि हम इन्फिनिटी कहें कि माइनस इन्फिनिटी कहें। और जब भी हम यूनिक डिसीजन पे नहीं आ पाते हैं, जब भी यूनिक डिसीजन पे नहीं आ पाते हैं, आगे आप और भी एग्जांपल्स देखिएगा, वे टर्म इनडिटरमिनेट टर्म होते हैं, उसे हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। 1/0 के लिए क्या डिटरमाइन करें, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? कोई यूनिक डिसीजन पे आप नहीं आ सकते। ऐसे टर्म इनडिटरमिनेट टर्म कहलाते हैं, इसे हम कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये टर्म क्या हो गए, ये हो गए इनडिटरमिनेट टर्म्स, इनडिटरमिनेट टर्म। तो 1/0 को कोई इन्फिनिटी कहते हैं तो गलत है, 1/0 प्लस इन्फिनिटी कहना सही है। 1/0 माइनस निगेटिव हो गया तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलके माइनस इन्फिनिटी, 1/0 इनडिटरमिनेट टर्म। तो बटे में 0 प्लस क्या होता है, इन्फिनिटी। अब इसी में ये कह लीजिए कि 7/0 प्लस क्या होगा, तो भाई 7 मल्टीप्लाई 1/0 प्लस, यानी 7 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। 7 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। 7/0 माइनस क्या होगा, तो 7 मल्टीप्लाई 1/0 माइनस 1/0 माइनस क्या, माइनस इन्फिनिटी। तो होना भी चाहिए ऐसा, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव मिलके निगेटिव, बटे में 0 प्लस हो तो इन्फिनिटी, पॉजिटिव पॉजिटिव। हालांकि ऐसा क्या है, -5/0 प्लस क्या होगा, तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलके निगेटिव, माइनस इन्फिनिटी। -5/0 माइनस क्या होगा, तो निगेटिव निगेटिव मिलके प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो गया, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, प्लस 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 हो गया। आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन बटे में 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, रिजल्ट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। मगर बटे में एग्जैक्ट 0 हो, चाहे 7/0 लिखिए, चाहे 1/0 लिखिए, चाहे -5/0 लिखिए, बटे में एग्जैक्ट 0 है तो हम कहेंगे ATC आर इनडिटरमिनेट टर्म्स। तो इनडिटरमिनेट टर्म्स, तो आप जो कहते हैं कि कुल मिलाकर इनडिटरमिनेट टर्म्स की गिनती 7 ही है, तो हजारों एग्जांपल तो ही हो जाएंगे ATC। आप 7/0, 1/0, 9/0, 11/0 करके गिनती पुराना हो तो पुरा सकते हैं। फिर ये क्यों कहेंगे कि टोटली कुल मिलाकर इनडिटरमिनेट टर्म्स की गिनती 7 ही है। और आपको दिखाते हैं, आप ये बताइए tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। बहुत लोग tan 90 डिग्री का वैल्यू भी इन्फिनिटी कह लेते हैं, तो हम कहेंगे ये गलत है। ये जो 1/x की बात चल रही थी, थोड़ा सा वहां पे हम लोग एक बात और कर लें। ये जो 1/0 प्लस, इसको थोड़ा ग्राफ पर भी देख सकते हैं। 1/0 प्लस इन्फिनिटी, 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी। ये 1/0 प्लस इन्फिनिटी कैसे हो गया, ये क्लियर है। इसको थोड़ा ग्राफ पर भी दर्शा लें। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ देख लीजिए। एनसीईआरटी बुक में भी, 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक में भी ग्राफ दिया हुआ है। 1/x का ग्राफ देख लीजिए। और ऐसे हम बता दें, ग्राफ पे सिस्टमैटिक वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे, उसमें बहुत ही जीरो लेवल से लेकर के बहुत ही रफ टफ ग्राफ ड्राइंग करने के लिए सिखा देंगे। लेकिन फिलहाल जो छोटा मोटा ग्राफ प्रयोग में आता है, जो छोटा मोटा ग्राफ प्रयोग में आ रहा है, आप किताब में खोज सकते हैं, या तत्कालिक नहीं जाने तो मान लीजिएगा कि 1/x ग्राफ इस तरह से होता है। बाकी हम सिखाएंगे कि ग्राफ ऐसा ही क्यों होता है, 1/x का 1/x का ग्राफ ऐसा ही क्यों होता है, ये सीखेंगे। चलिए, तो 1/x का छोटा सा सिंपल सा ग्राफ है और इस तरह से ग्राफ होता है। आप गौर कीजिए कि एग्जैक्ट ठीक 0, 0 किसे कहते हैं, ऑरिजिन, ये जंक्शन पे 0 है। 0 के जस्ट बाद x का वैल्यू क्या कहलाएगा, 0 प्लस। 0 के जस्ट पहले x का वैल्यू क्या कहलाएगा, 0 माइनस। आप ये देखिए कि x का मान जब 0 प्लस डालेंगे तो y कहां मिला, बहुत ही ऊपर।
जीरो प्लस के सामने, जीरो का जस्ट अगला पॉइंट के सामने y बहुत ऊपर इन्फिनिटी। तो ग्राफ में भी दिख रहा है कि x का मान अगर जीरो प्लस डाल दें तो y कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और x की जगह पे जीरो माइनस डाल दें, जीरो माइनस यानी कि जीरो से जस्ट छोटा, तो y का वैल्यू कहां जाएगा, बहुत बहुत नीचे, कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। 1/0 माइनस क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। एग्जैक्ट जीरो पे, ठीक जीरो पे, जंक्शन पॉइंट पे, जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटते हैं, जिसे आप ऑरिजिन कहते हैं, ठीक ऑरिजिन पे ग्राफ ऊपर है या नीचे है, y इक्वल टू 1/x ग्राफ न तो ऊपर सट रहा है न ही नीचे सट रहा है। एग्जैक्ट जीरो पे आप कहीं भी ग्राफ देख लीजिएगा तो वैल्यू ऊपर या नीचे नहीं दर्शाया गया है। क्यों नहीं दर्शाया गया, क्योंकि इज एन इनडिटर्मिनेट टर्म्स। तो बात सही है, कैलकुलेशन में जो वैल्यू आएगा ग्राफ में तो वही ना दर्शाएंगे। कैलकुलेशन में जो वैल्यू आएगा, यहाँ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में 1/0 प्लस इन्फिनिटी आया, कैलकुलेशन में 1/0 माइनस इन्फिनिटी आया, तो जो कैलकुलेशन में आया उसे ही ग्राफ में दर्शाया गया है। तो हम थोड़ा सा ग्राफ का जिक्र इसलिए कर देना चाहे कि y इक्वल टू 1/x बहुत कॉमन ग्राफ है, और उस ग्राफ में भी आप महसूस कर सकते हैं कि देखिए जीरो प्लस पे वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच गया, जीरो माइनस वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पहुंच गया, और एग्जैक्ट जीरो पे ग्राफ ना तो ऊपर है ना नीचे। तो चलिए ये क्लियर हो गया सबको कि 7/0 प्लस इन्फिनिटी, 7/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी कैसे पता करेंगे। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है तो प्लस इन्फिनिटी, निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव होता है तो माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव होता है तो माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरह से बटे में जीरो प्लस या जीरो माइनस हो तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, लेकिन बटे में एग्जैक्ट जीरो हो तो आप उसे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं कर सकते। 7/0, 1/0, -5/0 को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं कर सकते। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी इम्प्रॉपर टर्म थे, क्लास में बातें होगी ना शुरू में। इन्फिनिटी लार्जेस्ट रियल नंबर, तो रियल नंबर लाइन पे एक अप्रोचिंग लोकेशन है कि हाँ लास्ट में लार्जेस्ट रियल नंबर। तो ये इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को आप इनडिटर्मिनेट टर्म नहीं कह सकते, ये इम्प्रॉपर टर्म है, और इम्प्रॉपर टर्म भी डिटर्मिनेट टर्म की ही श्रेणी में आते हैं। इम्प्रॉपर टर्म इन्फिनिटी या माइनस क्या है, इम्प्रॉपर टर्म। इम्प्रॉपर टर्म भी इनडिटर्मिनेट टर्म, इम्प्रॉपर टर्म भी डिटर्मिनेट टर्म होते हैं। डिटर्मिनेट टर्म के दो प्रकार, प्रॉपर टर्म, इम्प्रॉपर टर्म। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इम्प्रॉपर टर्म है, क्योंकि इसका अप्रोचिंग मान पता है इन्फिनिटी लार्जेस्ट रियल नंबर, मगर 7/0, 1/0 को हम इन्फिनिटी या माइनस नहीं कह सकते। तो फिर ये टर्म इनडिटर्मिनेट हुए। अभी बातें हुई थी, चलिए हम कह रहे थे 10/2। अगर 10/2 को आप इन्फिनिटी सोचते हैं, क्या कहे, 10/2 को यदि आप इन्फिनिटी सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। इसे अगर हम इन्फिनिटी कह लें तो ये गलत होगा। तो फिर 10/2 क्या कहना चाहिए, इसको जरा समझते हैं। आप गौर कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक सर्किल पे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे भी वीडियो लेक्चर बनाएंगे। तो ठीक वाई एक्सिस पे π/2 होता है। π/2 कहां होता है, π/2 कहां होता है, ठीक वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे से थोड़ा पहले है ना, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बढ़ते जाते हैं, और यहां पहुंच गए तो π/2 से थोड़ा पहले π/2 माइनस, π/2 के थोड़ा बाद π/2 प्लस, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा तो एंगल बढ़ता जाएगा, यहां पहुंच के π/2 है तो उससे पहले π/2 से कम रहा होगा और उसके बाद π/2 से ज्यादा रहा होगा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा लिखते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। आप पहले π/2 माइनस पे देखिए, π/2 माइनस पे देखिए, π/2 माइनस के सामने परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वेरी वेरी क्लोज है, π/2 माइनस π/2 से बहुत चिपका हुआ है। π/2 के जस्ट पहले वाली संख्या π/2 माइनस, ये 2 माइनस 2 प्लस π/2 माइनस π/2 प्लस, पिछले क्लास ही हम लोग सीख चुके हैं कि क्या मीनिंग रखता है। तो π/2 माइनस π/2 से जस्ट पहले संख्या है, और जस्ट पहले उसके सामने बेस क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल। ये लेंथ क्या बनेगा, 0 प्लस,
तो परपेंडिकुलर अब बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो लगभग रेडियस के बराबर होगा, अब बाई बेस 0 प्लस, तो बटे में 0 प्लस, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या रिजल्ट देगा? पॉजिटिव। बटे में 0 प्लस है, प्लस इंफिनिटी। 10π/2 प्लस क्या हो जाएगा? 10π/2 प्लस क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस बाहर लिखिए कि अंदर लिखिए। π/2 प्लस वेरी वेरी क्लोज है, तो फिर ये लेंथ क्या हो जाएगा? ये लेंथ, तो ट्यूमेटिक सर्किल में पढ़िएगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बेस पॉजिटिव लिया जाता है और निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बेस निगेटिव होता है। इस नाते बेस कितना हो जाएगा? 0 माइनस। परपेंडिकुलर तो लगभग रेडियस के बराबर ही, अब बेस कितना हो गया? 0 माइनस, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव। बट रिजल्ट क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी। बटे में 0 प्लस हो या 0 माइनस, रिजल्ट इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आता है। तो इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि 10π/2 माइनस इंफिनिटी हो गया, 10π/2 प्लस माइनस इंफिनिटी हो गया। लेकिन ठीक π/2 पे कितना होगा? तो ठीक π/2 पे 10π/2, एग्जैक्टली π/2 पे, एग्जैक्ट π/2 कहां होता है? वाई एक्सिस पे। तो एग्जैक्टली π/2 पे ये परपेंडिकुलर अब बटे बेस, बेस कितना हो जाएगा? ठीक π/2 के सामने तो बेस 0 हो जाएगा, ठीक π/2 के सामने हम ऑरिजिन पे रह जाएंगे तो बेस क्या हो जाएगा? 0। और बटे में एग्जैक्ट 0 हो तो क्या पर है? इज एन इनडिटर्मिनेट टर्म, इज एन इनडिटर्मिनेट टर्म, इज एन इनडिटर्मिनेट टर्म। तो फिर 10π/2 क्या हो गया? एक इनडिटर्मिनेट टर्म, एन इनडिटर्मिनेट टर्म। तो फिर इनडिटर्मिनेट टर्म की कुल गिनती 7 ही कैसे है? ये भी एक आया इनडिटर्मिनेट टर्म। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि सिमिलरली जैसे एक और एग्जांपल कर लें, cot 0 डिग्री। cot 0 डिग्री के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो बहुत लोग कहते हैं cot 0 डिग्री इंफिनिटी होता है, ये भी गलत है। 1090 डिग्री इंफिनिटी होता है, ये गलत है। तो क्या सही है? अभी आप देखें क्या सही है। 1090 डिग्री इज एन इनडिटर्मिनेट टर्म्स, 1090 डिग्री इज एन इनडिटर्मिनेट टर्म। 10π/2 माइनस, π/2 माइनस होना भी चाहिए। π/2 माइनस किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 10 वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी। 10π/2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, माइनस इंफिनिटी। वहां भी हम देख रहे हैं। 10 को भी ग्राफ पे थोड़ा देख लें, चलिए ग्राफ पे देख लें थोड़ा सा। y इक्वल टू 10x का ग्राफ कैसा होता है? ये x एक्सिस, ये सब बहुत एलिमेंट्री ग्राफ है। एनसीईआरटी बुक के ट्रिगो चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये ग्राफ। तो ये सब ग्राफ बहुत सिंपल है, फिर भी थोड़ा सा हम समझाएं और वैल्यू को दिखाएं। कुछ इस तरह से ग्राफ खींचा हुआ रहता है। यहां 0, ये पाई, इधर हो गया इन्फिनिटी, इधर नीचे ग्राफ हो गया। और ये जंक्शन क्या है? ये जंक्शन पे, एग्जैक्ट जंक्शन पे π/2, ठीक ये जंक्शन पे π/2, जंक्शन से जस्ट पहले x का मान कितना होगा? तो π/2 से थोड़ा कम, π/2 माइनस। जंक्शन के जस्ट बाद x का मान कितना होगा? π/2 से थोड़ा ज्यादा, π/2 प्लस। और आप ग्राफ पे भी देखिए कि π/2 माइनस पे ग्राफ कहां गया है, यानी π/2 के जस्ट पहले 10x ग्राफ बहुत बहुत ऊपर है, इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है। तो π/2 माइनस पे 10 वैल्यू क्या अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी। π/2 प्लस पे 10 वैल्यू कितना अप्रोच कर रहा है? π/2 प्लस पे 10 वैल्यू कहां अप्रोच कर रहा है? बहुत बहुत नीचे, माइनस इंफिनिटी। लेकिन π/2 पे, तो एग्जैक्ट π/2 पे, एग्जैक्ट इस जंक्शन पे ग्राफ ना तो ऊपर दर्शाया गया है ना ही नीचे दर्शाया गया है। तो जाहिर है
कैलकुलेशन में जो आएगा उसी को ना ग्राफ पे दर्शाएंगे। कैलकुलेशन में आया π/2 माइनस पे इन्फिनिटी, ग्राफ में दर्शाया गया है। π/2 प्लस माइनस इन्फिनिटी ग्राफ में दर्शाया गया। तो आप किसी भी आप एनसीईआरटी बुक में ही देख लीजिए इस ग्राफ को। और ठीक π/2 पे, ठीक जंक्शन पे ग्राफ ना ऊपर और ना नीचे, कहीं सट नहीं रहा है। π/2 पर जो π/2 लाइन है x इक्वल टू, ये कौन सा लाइन है, ये x इज इक्वल टू π/2 लाइन में ग्राफ नहीं सट रहा है। तो एग्जैक्टली π/2 पे ग्राफ ना ऊपर है ना नीचे है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है, यह एक इनडिटर्मिनेट टर्म है। यह एक इनडिटर्मिनेट टर्म है जिसे आप डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं। एन इनडिटर्मिनेट टर्म चलिए, तो इसी तरह की बातें cot 0 डिग्री पे भी। अगर cot 0 को इन्फिनिटी कहते हैं तो गलत है। जरा ट्रिगोमेट्रिक सर्किल पे देखें कि cot 0 के लिए क्या बनता है। हम जानते हैं कि 0 का होता है x एक्सिस, एग्जैक्ट x एक्सिस पे 0 डिग्री बनता है। थोड़ा सा ऊपर 0 प्लस और थोड़ा सा नीचे 0 माइनस। जब आप 0 प्लस पे होते हैं तो परपेंडिकुलर का भी कुछ लेंथ होगा, वो लेंथ कितना होगा, 0 प्लस। पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर को पॉजिटिव कहते हैं, तो लेंथ 0 प्लस है। नीचे की तरफ लेंथ क्या कहलाएगा, 0 माइनस। परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर के लिए आप क्या जानते हैं, cot थीटा इजिकल टू बेस बटे परपेंडिकुलर। तो फिर cot 0 प्लस मैंने 0 डिग्री से थोड़ा ज्यादा, cot 0 प्लस, 0 प्लस पे परपेंडिकुलर क्या होगा, 0 प्लस। बेस क्या होगा, बेस तो लगभग रेडियस के बराबर है, बेस लगभग रेडियस के बराबर है, और बेस में आ गया 0 और परपेंडिकुलर आ गया 0 प्लस, डिनोमिनेटर बन गया 0 प्लस, तो क्या आ जाएगा, बटे में 0 प्लस होने से इन्फिनिटी। cot 0 माइनस क्या होगा, तो बेस लगभग रेडियस के बराबर ही है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जब थीटा 0 माइनस तो परपेंडिकुलर निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, निगेटिव वाई एक्सिस तरफ परपेंडिकुलर निगेटिव लिया जाता है, तो कितना हो, 0 माइनस, और बटे में 0 माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के निगेटिव, यानी cot 0 प्लस, cot 0 प्लस के लिए कहेंगे इन्फिनिटी, cot 0 माइनस के लिए कहेंगे माइनस इन्फिनिटी। फिर cot 0, अगर हम एग्जैक्ट 0 पे रहे, ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर का पॉइंट एग्जैक्ट 0, अगर हम एग्जैक्ट 0 पे रहें तो फिर तो परपेंडिकुलर बनेगा ही नहीं, फिर तो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हो जाएगा, 0। तो अगर आप एग्जैक्ट 0 पे रहिए तो बेस तो लगभग, बेस तो रेडियस के बराबर, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 0। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 0, और बटे में 0 इज एन इनडिटर्मिनेट टर्म। तो फिर ये क्या हो गया, इज एन इनडिटर्मिनेट टर्म, यह एक इनडिटर्मिनेट टर्म है। तो फिर cot 0 डिग्री के बारे में भी क्या रहा कि cot 0 प्लस होना भी चाहिए, 0 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, 0 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, और cot 0 जब थीटा एग्जैक्ट 0 पे रहेगा तो परपेंडिकुलर एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, और बटे में एग्जैक्ट 0 होने से क्या हो जाता है, इनडिटर्मिनेट टर्म। ये बातें शुरू में ही चर्चा हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, इज एन इनडिटर्मिनेट टर्म, यह एक इनडिटर्मिनेट टर्म रहा। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि टोटल 7 इनडिटर्मिनेट टर्म ही हैं, इनडिटर्मिनेट टर्म की कुल गिनती 7 ही है, ये सभी तो इनडिटर्मिनेट हैं। cot 0 डिग्री, cot 180 डिग्री, तो आप जानते हैं कि n पाई पे cot डिफाइन नहीं होता है, तो उधर भी या इधर भी cot पाई भी अगर निकालिएगा तो इनडिटर्मिनेट आएगा। आपको पाई पे, ये बात ट्रिग्नोमेट्री में पढ़िएगा या पढ़े हैं तो जान रहे होंगे, cot पाई माइनस एग्जैक्ट यहाँ पे पाई होता है, पाई माइनस किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा पाई माइनस, जहां cot निगेटिव होता है माइनस इन्फिनिटी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस, जहां cot वैल्यू पॉजिटिव होता है तो प्लस इन्फिनिटी। लेकिन ठीक पाई पे पूछ दें तो cot पाई, एग्जैक्ट पाई, तो गौर कीजिए इधर तो परपेंडिकुलर बना था, लेकिन इस साइड इज एन इनडिटर्मिनेट टर्म। जब थीटा एग्जैक्ट पाई पे होगा तो परपेंडिकुलर का लंबाई 0 हो जाएगा, और बटे में
यहाँ पे कॉट थीटा का रिजल्ट लिखा हुआ है। अगर जब जब परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, कहाँ होता है परपेंडिकुलर जीरो? एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स या निगेटिव एक्स। इसके लिए कौन सा एंगल बनता है? जनरल वैल्यू है एन पाई, इस एन पाई पे परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, इसलिए वहां पे कॉट डिफाइंड नहीं होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। तो कॉट पाई इज एन इनडिटर्मिनेट टर्म। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो आप पहचान लिए। हम कहते हैं इससे भी साधारण एग्जांपल, एक बहुत ही साधारण एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि आप एक फंक्शन लीजिए एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, और x का मान 1 से लेके 4 तक, राइट। अगर पूछे आपसे f3 तो 3 स्क्वायर, f4 तो 4 स्क्वायर, f2 तो 2 स्क्वायर। लेकिन हम पूछें f5 कितना, क्या कह दीजिएगा? 5 स्क्वायर? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन का डोमेन 1 से 4 ही दिया हुआ है। जब डोमेन 1 से 4 है तो फिर f5 पे तो f वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, और हम कह सकते हैं f5 के लिए कि ये एक इनडिटर्मिनेट टर्म है, एन इनडिटर्मिनेट टर्म। तो बहुत आसान सा उपाय है इनडिटर्मिनेट टर्म्स की गिनती पुराने के लिए कि आप कोई फंक्शन लिख दीजिए और डोमेन के बाहर, तो आपका कुछ लोग कहते हैं डोमेन के बाहर क्यों रखिएगा, जब डोमेन ही 1 से 4 दिया हुआ है तो आप 5 रख कैसे दिए? आप इनडिटर्मिनेट टर्म की गिनती इस तरह से कैसे पुरा सकते हैं? तो हम उनसे कहेंगे कि आप देखिए, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 0/x एक फंक्शन था, इसके डोमेन में 0 नहीं है, x का मान 0 नहीं रख सकते, 0 छोड़ के ही कुछ रखेंगे। लेकिन डोमेन के अंदर ही कोई वैल्यू डालिएगा, यदि डोमेन के अंदर ही x का मान रखिएगा तो फिर तो वो डिफाइंड हो जाएंगे, फिर तो वो डिटर्मिनेट हो जाएगा। डोमेन के बाहर जाकर के ही ना आप 0/0 को प्राप्त किए। ये 0/0 इंडिटर्मिनेट टर्म की जो 7 इंडिटर्मिनेट टर्म्स है उस गिनती में 0/0 शामिल है कि नहीं? ये 0/0 कैसे आया? आप यहां पे सवाल कर सकते हैं कि सर यहां तो डोमेन में 1 से 4 ही दिया हुआ है, आप 5 क्यों डाल रहे हैं? आप इस तरह से इंडिटर्मिनेट टर्म की गिनती कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम कहते हैं इंडिटर्मिनेट टर्म आता ही है डोमेन से बाहर का वैल्यू डालकर। डोमेन के अंदर का वैल्यू डालिएगा फिर तो डिफाइंड हो जाएगा, डिटर्मिनेट हो जाएगा। तो डोमेन के अंदर वैल्यू डालिएगा फिर तो वो डिटर्मिनेट हो जाएगा। आप x का मान 7 डालिएगा तो 0/7 0 एक डिटर्मिनेट टर्म है, प्रॉपर टर्म है। डोमेन के बाहर जाकर के ही कोई संख्या डालेगा तब ना वो मान नहीं निकलेगा और बनेगा इज एन इनडिटर्मिनेट टर्म। इनडिटर्मिनेट टर्म। तो जैसे मान लीजिए एक दूसरा फंक्शन लीजिए gx इज इक्वल टू x टू द पावर 0। हम समझ सकते हैं कि इसका भी डोमेन 0 नहीं होगा। यहां पे आप x का मान कोई रियल नंबर डालिए मगर 0 मत डालिए, क्योंकि 0 टू द पावर 0 डिफाइंड नहीं होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। लेकिन तब भी डोमेन से बाहर जाकर के x का मान 0 डाल दिए, x का मान 0 डाल दिए तो क्या बन गया? 0 टू द पावर 0, और इसे क्या कह दिए? इज एन। तो इनडिटर्मिनेट टर्म, हालांकि इस बात की और भी डिटेल व्याख्या होगी कि 0/0 या 0 टू द पावर 0 टर्म क्यों इनडिटर्मिनेट हो जाता है, उसकी व्याख्या होगी। अभी हम गिनती की बात कर रहे हैं कि वहां जो लिखा हुआ है कि इनडिटर्मिनेट टर्म की कुल गिनती 7 है, 7 में ये और ये गिनती कहां से आया? डोमेन के बाहर x का मान रख करके ही ना। और जब डोमेन के बाहर x का मान रखेंगे, जैसे लोग कहते हैं अरे 10x के डोमेन में तो x का मान ऑड π/2 नहीं होता है, ऑड π/2 नहीं होता है। यहां पे 10x डिफाइंड नहीं होता है, इस जगह और इस जगह, इन दो जगह 10x डिफाइंड नहीं होता है। तो फिर आप x का मान इसी जगह क्यों रखते हैं? आप 90 डिग्री क्यों रखते हैं? 90 डिग्री तो डोमेन में नहीं है, ये ऑड π/2 छोड़कर, ऑड π/2 पे तो 10 डिफाइंड ही नहीं होता है। तो हम भी वही बार बार कहना चाहेंगे कि डोमेन के अंदर x का मान रखिएगा फिर तो वैल्यू निकल ही जाएगा। डोमेन के अंदर रखिएगा तो फिर साथ क्या एक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी इनडिटर्मिनेट टर्म वाकई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कोई भी इनडिटर्मिनेट टर्म वास्तव में होता ही नहीं है, जो टर्म होता है वो डिटर्मिनेट है। तो जो नहीं हो सकता, डोमेन के अंदर x का कोई मान डालिएगा, जो हो सकता है वो तो डिटर्मिनेट आ जाएगा। जो नहीं हो सकता, बटे में 0 नहीं हो सकता, तो जो नहीं हो सकता वही डाल के ना इनडिटर्मिनेट लाएंगे।
तो ये जो इंडिटरमिनेट टर्म की गिनती में ये 7 है, x का मान 0 डाल दिया, x का मान यहाँ पे 0 डाल दिया और बन गया 0 टू द पावर 0, यहाँ बन गया 0/0। तो फिर हम भी क्यों नहीं 10x में x का मान 90 डिग्री डाल दें, जिसे कॉट के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं कि कॉट x जो है 0 डिग्री पे या इस जगह x एन पाई पे डिफाइंड नहीं है। तो जान लिए कि एन पाई पे डिफाइंड नहीं है, जहां डिफाइंड होगा वहां तो कॉट x का वैल्यू आ जाएगा, जहां डिफाइंड नहीं है वही वैल्यू डालिए, कॉट 0 डिग्री, कॉट 180 डिग्री, तो आपको इंडिटरमिनेट टर्म मिलेंगे। तो आखिर डोमेन के बाहर ही x का मान रख के ना इंडिटरमिनेट ला सकते हैं। और कोई जो इंडिटरमिनेट टर्म की गिनती 7 ही पाया है, किसी के मुताबिक ये जो इंडिटरमिनेट टर्म है 0/0, इसे जो इंडिटरमिनेट टर्म की गिनती में शामिल किया है, कैसे शामिल किया है, ये टर्म वो कैसे लाया, डोमेन के बाहर x का मान रख करके। डोमेन के अंदर x का मान रखेंगे तो डिफाइंड ही आएगा बार बार, डोमेन के बाहर x का मान रख करके उसने ये लाया, तो उसने ये लाया तो हम भी डोमेन के बाहर रख करके ढेर सारा एग्जांपल तैयार कर दिए। डोमेन के अंदर x का मान अगर ये नहीं रखे तो हम भी नहीं रखेंगे, तो ना इसे मिलेगा कोई टर्म, ना हमें मिलेगा कोई टर्म, कोई इंडिटरमिनेट टर्म नहीं मिलेगा। डोमेन के बाहर ही x का मान रख करके इंडिटरमिनेट टर्म इसे भी मिला और हम भी ढेर सारा एग्जांपल तैयार कर दिए। ओके, तो कुल मिलाकर क्या रहा, अब लौटे उस बात पे, ये जो था देयर आर 7 इंडिटरमिनेट टर्म्स, क्या वो गिनती अब 7 ही रही? चलिए यहां पे ये था देयर आर 7 इंडिटरमिनेट टर्म, और हम जो सवाल के थे आर यू एग्री विथ, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। अब इसे हम मिटा देते हैं। तो क्या ये 7 ही रहा? तो हम कहेंगे अभी तो आया 1/0, 1/0, -2/0, 5/0, 10 90 डिग्री, 10 π/2, 10 3π/2, cot 0, cot पाई, sec π/2, etc। ये सारे भी तो इंडिटरमिनेट टर्म्स हैं। इतना ही नहीं, एक और एग्जांपल दिए थे कि f(x = x² एक फंक्शन है और इसका डोमेन 1 से लेकर के 4 तक ही है, तो देन f5 इज एन इंडिटरमिनेट टर्म। यह भी एक इंडिटरमिनेट टर्म है, डोमेन के बाहर x का मान रख करके ही 0/0 भी तैयार हुआ है, 0 टू द पावर 0 भी डोमेन के बाहर जाकर ही तैयार हुआ है। तो जब डोमेन के बाहर ही जाके तैयार कर सकते, तो ये सारे इंडिटरमिनेट टर्म है, फिर गिनती 7 ही क्यों? तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहली बात कि इंडिटरमिनेट टर्म तो वजूद में ही नहीं है, इंडिटरमिनेट टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर भी डोमेन के बाहर जाकर गिनती करें और उस नजर से गिने तो फिर कहेंगे देयर आर इन्फिनिटली मेनी इंडिटरमिनेट टर्म्स। 7 नहीं, देयर आर, यू क्या कहे, यूं तो वजूद में, यूं तो एग्जिस्टेंस में एक भी टर्म इंडिटरमिनेट नहीं है। जो भी टर्म एग्जिस्ट करता है वो डिटरमिनेट हो गया, जो डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, जो वजूद में नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, वे इंडिटरमिनेट टर्म्स हुए। तो क्या कहे, वजूद में, एग्जिस्टेंस में यूं तो एक भी टर्म इंडिटरमिनेट नहीं है, क्योंकि जो एग्जिस्ट कर गए वो तो डिटरमिनेट हो गए। लेकिन तो भी डोमेन के बाहर जाकर के हम गिनती करना शुरू कर दें तो फिर कहेंगे देयर आर इन्फिनिटली मेनी इंडिटरमिनेट टर्म्स। चलिए, ये बात तो हो गई 7 की। अब ये हम देखें कि यहां जो 7 इंडिटरमिनेट टर्म का जिक्र किया गया है, क्या ये 7 टर्म इंडिटरमिनेट हैं? इसको 1 बाय 1 समझते हैं कि क्या ये 7 टर्म इंडिटरमिनेट हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 into infinity, वो जो 7 है उसमें ये भी एक टर्म था, जो 7 इंडिटरमिनेट टर्म्स थे उसमें एक टर्म ये भी था। तो पहले हम ये कहेंगे
कि कोई भी टर्म इन्फिनिटी के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। हम कभी भी इन्फिनिटी इस तरह से नहीं लिखते। हमें इन्फिनिटी लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं और कहते हैं कि ये लेट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 0 मल्टीप्लाई x, ये हो गया 0 इंटू इन्फिनिटी। 0 इंटू इन्फिनिटी, ऐसे इन्फिनिटी के बराबर तो कोई संख्या होता ही नहीं, फिर हम सीधे इन्फिनिटी कैसे लिख सकते हैं? कोई भी टर्म होगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है, इन्फिनिटी के एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकता, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है। तो मान लिया x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट? जरा इसे ग्राफ पर देखते हैं। ग्राफ पर देखते हैं, सबसे पहले हम y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई x का ग्राफ खींचें। ये तो बहुत छोटा सा ग्राफ है, आप सभी अपने से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसा ग्राफ होगा? y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई x का ग्राफ कैसा होगा? 0, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0 अर्थात x एक्सिस पर ही एक लाइन खींच दीजिए और यही लाइन हो गया y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई x का ग्राफ। अब इसमें बताइए ये ग्राफ कहां तक फैला हुआ है? हम कहेंगे y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई x का ग्राफ, जो वास्तव में y इक्वल टू 0 रहा, x एक्सिस पे रहा, कहां तक फैला हुआ है? तो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। अभी बताइए x का मान लगातार बढ़ाते जाइए तो क्या ग्राफ x एक्सिस से ऊपर उठ जाएगा या नीचे गिर जाएगा? नहीं, x एक्सिस पर ही रहेगा। तो फिर x का मान भले आप इन्फिनिटी तक क्यों नहीं पहुंच जाएं, आपको 0 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 0 पर ही मिलेगा। और जब इसका वैल्यू 0 मिल गया, जब इसका वैल्यू 0 मिल गया तो फिर ये इनडिटर्मिनेट कैसे रहा? ये तो डिटरमाइन हो गया, ये प्रॉपर टर्म है, डिटरमिनेट टर्म है। इसी तरह से हम 1 टू द पावर इन्फिनिटी को समझें। हम क्या बोले? हम सीधा इन्फिनिटी नहीं लिखते, बल्कि y इक्वल टू, आप ऐसे देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर x लिखते हैं। x टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर x लिखते हैं, हम सीधे इन्फिनिटी नहीं लिखते। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी ये बन गया ना 1, और x का मान क्या है? इन्फिनिटी, तो बन गया ना 1 का पावर इन्फिनिटी। अब इसका वैल्यू डिटरमिनेट है कि इनडिटरमिनेट है? जरा ग्राफ पर ही चेक कर लें। y इक्वल टू 1 टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। बहुत सिंपल सा ग्राफ है, आप सभी सोच सकते हैं क्या होगा। ये 1 का पावर कुछ भी रख लीजिए 1 होता है। अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें तो y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 1 टू द पावर x ग्राफ कहां होगा? y इक्वल टू 1 लाइन। ये ग्राफ कहां तक गया है? तो ये ग्राफ x का मान माइनस इन्फिनिटी से लेके x का मान प्लस इन्फिनिटी तक गया है। आप x का कोई वैल्यू रखिए, आप x का कोई वैल्यू रखिए, क्यों नहीं आप x इन्फिनिटी पे ही पहुंच जाए। क्या आपको लगता है कि x इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो ये y इक्वल टू 1 से ग्राफ ऊपर नीचे हो जाएगा? नहीं, ये y इक्वल टू 1 लाइन ही रहेगा अनंत तक, x का वैल्यू इन्फिनाइट तक। तो फिर x भले इन्फिनिटी पे पहुंच जाए मगर y का मान तो आपको 1 ही मिलेगा, 1 टू द पावर x का मान तो आपको 1 ही मिलेगा। तो जब 1 टू द पावर x का मान 1 मिल गया तो फिर वो इनडिटर्मिनेट कहां रहा? डिटरमाइन हो गया। फिर ये इनडिटरमिनेट टर्म के गिनती में क्यों है? इसी तरह से एक और देखें, वो जो 7 इनडिटरमिनेट टर्म्स थे उसमें एक इसको भी देखें। हम क्या कि हम सीधे इन्फिनिटी नहीं लिखते, हम कैसे लिखते हैं? हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई भी टर्म इन्फिनिटी के एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकता, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x टू द पावर 0 बन गया इन्फिनिटी टू द पावर 0 का फॉर्म। जरा ग्राफ पे देखें, y इक्वल टू x टू द पावर 0 ग्राफ। ये ग्राफ पहले आप अपने से ड्रॉ कीजिए, जैसे आप इसमें कहा ना कि 1 टू द पावर x 1 होता है तो 1 लाइन खींच दिए। जैसे उसके पिछला ग्राफ में 0 मल्टीप्लाई x 0 होता है तो y इक्वल टू 0 लाइन खींच दिए। वैसे ही आप इस ग्राफ के बारे में क्या सोचते हैं? x टू द पावर 0 ग्राफ कैसा होना चाहिए? तो किसी चीज का पावर 0 1 होता है, तो पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप यहां देखिए y इक्वल टू x टू द पावर 0 ग्राफ खींचिए। क्या खींचते हैं? तो लोग क्या करते हैं, सीधा ये सोच लेते हैं कि पावर 0 करने से 1 होता है, तो बस वो y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
कहते हैं यही ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स टू द पावर 0 का। मगर इसमें छोटी सी गलती है। गलती यही है कि 0 टू द पावर 0 क्या बताया, हम ये चर्चा करेंगे आगे कि 0 टू द पावर 0 इंडिटरमिनेट टर्म क्यों है। लेकिन सुन तो लिए कई बार आप कि 0 टू द पावर 0 इंडिटरमिनेट होता है। तो जब 0 टू द पावर 0 इंडिटरमिनेट होता है तो फिर x का मान 0 हम नहीं ना रख सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा वैकेंट डालना पड़ेगा। ये छोटा सा ग्राफ में वैकेंट डालना पड़ेगा। ये वैकेंट मतलब अंदर में ग्राफ नहीं है, ये अंदर में ग्राफ नहीं है, ये अंदर खाली है। चलिए हम येलो कलर से y एक्सिस को दर्शा लें। y एक्सिस क्यों खाली कर देंगे, लीजिए y एक्सिस का लाइन है मगर वहां पे ग्राफ का लाइन नहीं। तो ये x इक्वल टू 0 पे वो वैकेंट है। आप अपने से अगर ग्राफ पहले ड्रॉ कर लिए हैं तो आप बताइए कि आप कमेंट में बताइएगा कि हमें ये यहाँ पे आप वैकेंट दिए थे या नहीं दिए थे। ओके, तो खैर अभी हमें x इक्वल टू 0 से कोई मतलब नहीं। अभी हमारी जो बात चल रही है वहां पे x इंफिनिटी है। तो बताइए जरा x इंफिनिटी पहुंच जाए, x अगर इंफिनिटी में पहुंच जाए तो क्या ये ग्राफ y इक्वल टू 1 लाइन से हिल जाएगा? नहीं हिलेगा। यानी x इंफिनिटी भी पहुंच जाएगा, x के अनंत तक भी चले जाने पर x टू द पावर 0 1 पे बना रहेगा, एग्जैक्टली 1 पे बना रहेगा। और इनके पास एग्जैक्ट वैल्यू है, ये प्रॉपर टर्म है। हम इसे इनडिटरमिनेट क्यों कह दें, ये तो डिटरमिनेट में भी प्रॉपर है। तो ये इक्वल टू 1, तो फिर इसे इनडिटरमिनेट क्यों कह दें। तो इस टॉपिक पे एक जगह हमारी डिस्कशन चल रही थी, एक जगह हम लोग बात कर रहे थे। तो उनका कहना था, जिन टीचर के साथ थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था हमारा इस टॉपिक पे, इस बात पे, वो कह रहे थे कि जहां भी 0 लिखा हुआ है आप इसे 0 मत समझिए, ये अप्रोचिंग 0 है, ये 1 नहीं है, ये अप्रोचिंग 1 है। तो हम कहेंगे कि आप 0 लिखेंगे तो हम उसे अप्रोचिंग 0 क्यों पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये तो एग्जैक्ट 0 है, ये भी एग्जैक्ट 0 है, तो एग्जैक्ट 0 को तो एग्जैक्ट 0 ही पढ़ेंगे। एग्जैक्ट 1 लिखा रहेगा तो एग्जैक्ट 1 ही पढ़ेंगे। और फिर 1 टू द पावर इंफिनिटी का क्या रिजल्ट 1 रहा, कैसे वो आप देख लिए। तो उनका कहना था नहीं, यहाँ पे अप्रोचिंग 0 है। तो हमारा ये कहना है कि अप्रोचिंग 0 लिखने का तो तरीका बना हुआ है। आप लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू y टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर आपको 0 अप्रोचिंग लिखना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 0 अप्रोचिंग लिखना है तो सीधे 0 मत लिखिए, फिर तो आप उसके जगह पे कोई वेरिएबल प्रयोग कीजिए और कहिए कि टेंड्स टू 0 है। कोई वेरिएबल प्रयोग कीजिए और कहिए कि टेंड्स टू 0 है। क्या क्लियर है मेरी बात। y टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 इंटू इंफिनिटी। तो इसकी चर्चा हम करें। उसी प्रकार उनका यह भी कहना था, जैसे यहाँ पे जो 1 टू द पावर इंफिनिटी है तो आप सीधे उसे एग्जैक्ट 1 मत समझिए, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप लिखिएगा 1 तो हम उसे 1 ही ना समझेंगे। आप यहाँ 0 लिखे तो हम एग्जैक्ट 0 समझेंगे और तब बात सही भी है। एग्जैक्ट 0 के होने पर भी ये इंडिटरमिनेट है, एग्जैक्ट 0 के होने पर भी ये इंडिटरमिनेट है। मगर यहाँ पे एग्जैक्ट 0 होने पर ये इंडिटरमिनेट नहीं रह जाता है, एग्जैक्ट 1 के रहने पर ये इंडिटरमिनेट नहीं रह जाता है। मगर यहाँ तो एग्जैक्ट 0 होने पर भी इंडिटरमिनेट है। तो 0 लिखिएगा तो 0 पढ़ेंगे, 0 लिखिएगा उसे हम अप्रोचिंग 0 क्यों पढ़ेंगे। तो उनसे जो बात चल रही थी, उनसे जो डिस्कशन हो रहा था, उनका यही कहना था कि ये जो 1 है इसे आप एग्जैक्ट 1 नहीं अप्रोचिंग 1 पढ़िए। तो हम कहेंगे अप्रोचिंग 1 लिखने का जब तरीका बना हुआ है, x ये हो गया x अप्रोचिंग 1 और y अगर इंफिनिटी कर दिए तो x टू द पावर y बन गया 1 का पावर इंफिनिटी। तो फिर इस शैली में लिखिए। तो चलिए क्या क्या बात हो गई, इन 2 टर्म पे बात हो गई। पहला 7, क्या इंडिटरमिनेट टर्म्स की कुल गिनती, क्या इंडिटरमिनेट टर्म्स की कुल गिनती 7 ही है। तो क्या पाए, नहीं, इंडिटरमिनेट टर्म्स की कुल गिनती इनफिनाइट है। सबसे पहले तो इंडिटरमिनेट टर्म्स की गिनती वजूद में तो एक भी नहीं है, क्योंकि वजूद में यानी एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं इंडिटरमिनेट टर्म का। इंडिटरमिनेट टर्म्स के बारे में लिखते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट। फिर भी अगर इस तरह से रचना करें तो देयर आर इनफिनाइटली मेनी इंडिटरमिनेट टर्म्स। दूसरी बात, यहाँ जो 7 लिखा हुआ है, अगर इसे एग्जैक्ट 0 कहें, एग्जैक्ट 1 कहें, एग्जैक्ट 0 कहें, तो फिर ये तीनों तो डिटरमिनेट निकले। और कैसे निकले वो आप देख लीजिए।
अब थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें कि कोई टर्म इंडिटरमिनेट कैसे हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये 0/0 क्यों इंडिटरमिनेट टर्म है, 0⁻0 क्यों इंडिटरमिनेट है, ये इंडिटरमिनेट टर्म किस तरह से हो जाता है, और ये 7 फॉर्म हालांकि बताएंगे, हम भी इस 7 फॉर्म पे सवाल करेंगे और इन तीनों फॉर्म पे भी सवाल करेंगे। तो हम ये कहेंगे भाई यहाँ एग्जैक्ट 0 नहीं, हम इस जगह इस रूप में डालते हैं जो यहाँ दिखाए हैं, x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, y टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। एग्जैक्ट 0 रहेगा तो बात नहीं बनेगी। तो चलिए 1 बाय 1 इसको सीखें, क्या कि कोई टर्म इनडिटरमिनेट कैसे हो जाता है। शुरू करते हैं 0/0 से। चलिए शुरू करते हैं 0/0 से ही। तो 0/0 को समझ, सबसे पहले 0/0 को ही समझें। तो 0/0 को समझने के लिए पहले एक फॉर्म ले लें, x/y। x/y। आप ही बताइए कि y पहले 0 मत रखिए, कोई संख्या चुन लीजिए y के बदले, मान लीजिए हम चुन लिए 7, और रियल नंबर लाइन पे x का मान 0 के बेहद करीब लाइए, चाहे इस साइड से, पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से। x यदि 0 के करीब जाएगा, x धीरे धीरे 0 होने लगेगा और x 0 बन जाएगा, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 0। x धीरे 0 जाने क्या रिजल्ट आएगा, 0। अब ऑन द अदर हैंड इस पर हम क्या करते हैं कि x कोई संख्या ले लेते हैं और y को धीरे धीरे 0 लाते हैं। ये जो y है उसे धीरे धीरे 0 लाते हैं। अगर इधर से लाएंगे तो y 0 प्लस बनेगा, इधर से लाएंगे तो y 0 माइनस बनेगा। y जब 0 प्लस या 0 माइनस बनेगा, y